आज के वीडियो में हम इनकम एंड डेप्ट रेशियो के बारे में जानेंगे। जी हाँ, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इनकम एंड डेप्ट रेशियो का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। जो लोन देने वाली कंपनियां होती हैं वो इसे ज़रूर चेक करते हैं। इनकम एंड डेप्ट रेशियो क्या है, चलिए जानते हैं। इसे शॉर्ट में DTI भी बोलते हैं। इसको निकालने का फार्मूला होता है आपकी कुल ईएमआई, उसमें भाग देंगे मासिक नेट इनकम और इंटू 100। यह दिखाता है कि आपकी आय का कितना हिस्सा EMI में जा रहा है। DTI को बैंक कैसे देखते हैं? अगर आपका DTI 20 से 35% के बीच में आ रहा है तो इसे एक आइडियल DTI कहा जाता है। आमतौर पर इस रेंज पे आने वाले व्यक्तियों को सभी कंपनियां, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या NBFC हो, सारे लोन दे देते हैं। लेकिन अगर आपका जो DTI है वो 35 से 45 के बीच में पड़ता है तो जो सरकारी बैंक है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो आमतौर पर परहेज करते हैं आपको लोन देने से, क्योंकि इससे जो है रिस्क की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर 45 से 55% है तो बैंक तो रिजेक्ट कर ही देंगे और जो NBFC है ये भी रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपका 55 से ज़्यादा आ रहा है तो कोई भी संभावना नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑन द स्पॉट आपका रिजेक्ट आ जाएगा और उसमें बता देगा कि आप क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोगों का सिविल बहुत अच्छा होता है फिर भी आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसका मेन कारण DTI भी होता है, क्योंकि बैंक नहीं चाहता, केवल बैंक सिविल स्कोर के भरोसे ही नहीं देता है लोन आपको, DTI चेक करता है। क्योंकि आप अकेले ही नहीं, आपके साथ डिपेंडेंट भी हैं, आपको कितना खर्चा है, किस्त देने के बाद आपके पास कितना है। अगर आपका 60,000 बैंक है का सैलरी है मान लीजिए और आपका 50,000 EMI हो रहा है तो बैंक को पता ही चल जाएगा कि बड़ा मुश्किल है आपके लिए लोन चुकाना। 10,000 में आप कैसे मैनेज करेंगे अपने परिवार का पालन पोषण और अपना, आपका उसमें सारा वो कैलकुलेट कराएगा, रेंट में है कि रेंटेड है, क्या है वो है, कई सारे मापदंड वो अपनाता है। फिर यही कारण होता है आपके सिविल अच्छा होने के बाद भी लोन रिजेक्ट होने का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरा तो सिविल 800 है, 750 प्लस है, फिर भी बैंक लोन देने से मना कर रहा है। अगर आपके का कोई प्रीवियस लोन नहीं चल रहा है और आपका जो कोई सिविल में गलत रिमार्क्स नहीं है तो फिर मेन रीज़न DTI ही होता है कि आपके लोन रिजेक्ट होने का। तो अपना जो DTI है वो 20 से 35% के बीच में रखिए। मैं तो कहता हूँ आप 20% से कभी ऊपर नहीं जाने दीजिए। ठीक है। FOIR क्या होता है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। ठीक है, यानी कुल EMI प्लस क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू। बैंक 40% से कम FOIR चाहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास लोन भी चल रहा है और क्रेडिट कार्ड भी है तो उसका जो मिनिमम ड्यू होता है वो दोनों मिला के 40% से कम होना चाहिए। टोटल पेमेंट नहीं, मिनिमम ड्यू। ठीक है, मिनिमम ड्यू मतलब एक प्रकार से आपका बैंक को आप कुछ पैसा देंगे ताकि आपको लेट फीस न लगे। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी 61,000 है और वह EMI में 35,000 खर्च कर रहा है तो उसका DTI 57.3% है और इसे बहुत हाई रिस्क माना जाएगा और बैंक इसको आमतौर पर इसमें 90% आपका लोन रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसके बाद जरूर है कि अगर आपने 35,000 आप EMI दे रहे हैं, आपको 50,000 1,000 का लोन चाहिए तो बैंक दे दे, लेकिन आप बड़ा अमाउंट चाहें जिसमें अगर आपकी किस्त ही 10,000 से ऊपर जा रही है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। हाई DTI का सर पर्सनल लोन रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस हैं, अभी ऊपर मैंने बताया। इसे बैंक हाई रिस्क बरोबर मानते हैं। सेटलमेंट हिस्ट्री हो तो और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके सिविल में सेटलमेंट की हिस्ट्री एंट्री हो रखी है और उसके बाद भी अगर आपका तो DTI फिर भी बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल ही चांस ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको सलाह है कि आप अपना DTI 35 से 40 के नीचे ही रखें। मेरे अनुसार तो आपको 20-25 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, DTI कैसे कम करें? तो सबसे पहले लोन्स को प्री क्लोज करें, किसी छोटे लोन को प्री क्लोज करें, क्रेडिट कार्ड की ड्यू क्लियर करें, नई इंक्वायरी या नया लोन लेने से बचें।